नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कैबिनेट के विस्तार पर विस्तार से अब चर्चा होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि आज सुबह से कोई मंत्री बनने का अभिलाषी मंदिर जा रहा है, कोई एयरपोर्ट पर है, सब जल्दी जल्दी से दिल्ली आ रहे हैं। अभी तक नाम फाइनल सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रस्तावित नाम सामने आ गए और शायद लोगों को भी फोन कॉल चली गई। आज एक मीटिंग भी होनी है शाम को, जिसमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन होने वाले हैं उसमें। फ्रंट रनर जिनका नाम सबसे जोर शोर से चल रहा है वो हैं ये ज्योतिरादित्य सिंधिया। उज्जैन के एक मंदिर में आज दिखाई दिए और उसके बाद अब दिल्ली के रास्ते पर हैं। वहीं सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी दी हेमंत बिस्व शर्मा के लिए, वो भी दिल्ली आ गए हैं। मीटिंग होनी है शाम को, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये रहे सोनोवाल साहब। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि धीरे धीरे करके एक एक करके दिल्ली आ रहे हैं। यह है नारायण राणे, दिल्ली की ओर रवाना। एक एक करके सारे नए लोग, नए मंत्री, संभावित मंत्री दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन सवाल इंडिया का है ये, बीजेपी के लिए कैबिनेट विस्तार के क्या मायने हैं? दूसरा सवाल, क्या लौटेगी कोरोना के चलते खराब हुई छवि? ये जो नई टीम है, क्या ये नई टीम में एक नई धार आएगी जिससे नरेंद्र मोदी दोबारा जनता के पास जाएंगे? और तीसरा सवाल, क्या बदले माहौल में बीजेपी को सहयोगियों की याद आ रही है? क्योंकि देखिए, अकेले बीजेपी के लोग नहीं हैं, नाम अनुप्रिया पटेल का भी है, नाम और भी पशुपतिनाथ पारस का भी नाम है, जो कि छिटक करके आए चिराग पासवान से। और इसके अलावा नाम जदयू के भी कुछ लोगों का है, लेकिन जदयू अभी भी फाइनल नहीं है कि वो किस तरीके से बीजेपी के साथ रहेगी या उनको कितने पद चाहिए, उस पर अभी भी सब मामला चल रहा है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों पर जाएं और इस पर विस्तार से चर्चा करें, मैं स्वागत करना चाहता हूं अनुराग द्वारिका, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत समय से ये बात चल रही थी कि राजा साहब जो हैं वो मंत्री बनेंगे। पिछले साल उन्होंने मध्य प्रदेश दिलाया भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनको एक तोहफा दिया जाएगा। आज वो मंदिर गए हैं, तो मान लिया जाए कि वो तोहफा कबूल हुआ। देखिए, ये तो लंबे वक्त से संकेत चर्चा चल ही रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब आप तो महाकालेश्वर के दरबार में आ गए हैं, अब आप बता दें हमारी बधाइयां स्वीकार। जी, अनुराग द्वारी जी का ऑडियो कनेक्शन कट गया। हम वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। अनुराग जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुराग, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आप अपनी बात कर लें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या अब आप बधाई स्वीकार कर लीजिए, तो वो मुस्कुराकर अभिवादन करते हुए चले गए। 3 दिनों के लिए मध्य प्रदेश वापस से आए थे, जिसमें वो मंदसौर, नीमच वगैरह, क्योंकि मालवा काफी अहम है। और आज थावरचंद गहलोत भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से अब राज्यपाल चले गए हैं, तो एक जगह वहां से रिक्त होती है। तो इस दौरान शायद पूरे प्रदेश में अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि ग्वालियर चंबल से आते ही हैं और एक बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा भी कई लोग आस लगाए बैठे हैं। उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, लाल सिंह आर्या भी हैं, जो अभी अनुसूचित जाति जाति मोर्चा के सर्वे सर्वा हैं। और उसके अलावा सतना से एक चौंकाने वाला नाम है गणेश सिंह का, वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो कुछ लोग आस उम्मीद पाले बैठे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से 4 मंत्री आते थे और धर्मेंद्र प्रधान को अगर राज्यसभा में भी यहीं के कोटे से आप गिने तो एक और मंत्री पद बढ़ जाता था। लेकिन चूंकि अब थावरचंद गहलोत राज्यपाल बन जाएंगे तो एक रिक्ति तो है ही। तो इसके अलावा मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा, इसको लेकर यहां से चर्चाएं जोरों पर हैं। संकेत? बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि राजा साहब पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना यह भी होगा कि आगे चल के उनको मंत्रालय कौन सा मिलता है,
क्योंकि ये भी एक मुद्दा बन सकता है। उस पर कोई जानकारी है आपको, अनुराग? फिलहाल सुगबुगाहट तो यही चल रही है रेल मंत्रालय की, लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी में जो सुगबुगाहट चलती है होता ठीक उसके विपरीत है, तो इस बारे में बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते, देखते हैं होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटा और सटीक जवाब भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग द्वारी। अब देखते हैं कि दिल्ली में क्या होता है, शाम को बैठक होने वाली है। इसी बीच हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, आइए सुनिए। कुछ बयान आ रहे हैं, बिहार के संदर्भ में भी कुछ बयान आ रहे हैं कि जेडीयू अभी तक शामिल हुआ है या नहीं। आइए सुनते हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है, इस बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जेडीयू शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? क्या करोगे? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक किया गया था मुख्यमंत्री इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल एक है, ऐसा सवाल मत है कि समझिए। पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। जैसे कि आपने सुना कि बिल्कुल एकदम अनजान बन गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। पर क्या है असलियत? आइए मनीष कुमार के पास चलते हैं सीधे पटना। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस चीज पर बात अटकी हुई है अभी, अगर हम जदयू की बात करें। संकेत, देखिए, नीतीश कुमार की जो पूरी बातचीत या जो पूरा उनका अड़ियल रवैया है वो एक बात पर आप कह सकते हैं अटकी हुई है। जो टेप आप कहते हैं कि टेप फंसा हुआ है, वो यह है कि बीजेपी 2019 में उन्हें सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन दे रही थी, यानी कि एक मंत्री पद का उनको ऑफर किया था कि आप एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। उससे वो तैयार नहीं हुए थे। उनका कहना था कि हम और आप साथ साथ चुनाव लड़कर आए हैं, तो आपके अगर 17 हैं और 5 एमपी हुए हैं तो हमारे 16 एमपी हैं, तो हमारे भी उसी अनुपात में होने चाहिए। और वो बात बनी नहीं थी। लेकिन अब लगता है, उसके बाद अगर आपको याद हो तो नीतीश कुमार काफी आग बबूला भी हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये बात जो है अब क्लोज हो गया है। लेकिन ये बात अगर ओपन हुआ है तो इसका मतलब है कि बीजेपी की तरफ से जो ऑफर है वो उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो पहले 2019 का सांकेतिक का जो ऑफर था उससे कुछ बेटर है। लेकिन जो नीतीश कुमार की एक्चुअल जो उनकी डिलीमा है वो यह है संकेत कि उनके दो सिपासलार हैं, आरसीपी सिंह और ललन सिंह, जो दोनों काफी हर बार जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह की बात आती है तो वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो मूलभूत वोट बैंक है वो है अति पिछड़ा समुदाय, उसके अलावा महादलित, महिला। और इस वर्ग से अभी तक यहाँ तक कि जो बीजेपी से भी जो एमपी मंत्री बने हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो चाहे रविशंकर प्रसाद हो, राजकुमार सिंह, उसमें अग्री जाति के लोग काफी ज्यादा हैं। और एक गैर ये आप कह सकते हैं पिछड़ी जाति से हैं, वो है नित्यानंद राय, जो यादव जाति से आते हैं। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 4 से 5 सीटें मिले, जिससे कि जो उनका आधारभूत वोट है, खासकर अति पिछड़ा, महादलित या महिला समुदाय के किसी न किसी को वो मंत्री बनाने का मौका दे, जिससे कि उनके वोटरों में एक तरह से मैसेज जाए कि नीतीश कुमार ने उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, उनका ख्याल रखा है। क्योंकि ये बात नीतीश कुमार को पूरी तरीके से समझ में है कि अगर 2 ही लोग को मंत्री बनाया जाता है तो जो 2 बनेंगे उसके बाद काफी लोग असंतुष्ट भी होंगे। और आज चिराग पासवान ने भी अपने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जेडीयू से कोई भी बनेगा, जेडीयू में विद्रोह की स्थिति हो जाएगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये काफी टाइट रोप वॉकिंग है नीतीश कुमार के लिए, इसलिए वो फूट कर कदम रख रहे हैं। और उन्होंने सारा जिम्मा जो है वो अपने एक तरह से मंत्री पद के जो सबसे बड़े उनके दावेदार हैं आरसीपी सिंह के कंधों पर डाल दिया है कि क्योंकि आरसीपी ये भी बीजेपी के काफी करीब माने जाते हैं, तो कि आप ही इस बात को सुलझाइए। अगर बात नहीं सुलझती है तो ये ठिकरा भी उन्हीं के ऊपर
छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बार लग रहा है कि दोनों हाँ। पक्ष जो हैं वो इसलिए लचीला रुख अपना रहे हैं। नीतीश कुमार भी उससे ज्यादा अपने स्टैंड पर कायम नहीं है, जी। क्योंकि अगर आपको याद हो कि बिहार विधानसभा में जो बीजेपी और जेडीयू की सीटों का अंतर है वो करीब 30 से ज्यादा एमएलए का है, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। हाँ। इसलिए नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा एक तरह से बार्गेन करने की पोजीशन में आज की तारीख में नहीं है। सही बात। संकेत जी बिल्कुल। मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां से भी एक हैं मंत्री पद के दावेदार, और वो हैं नारायण राणे। वो दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले हाँ, आज कोई विशेष कारण आने का, आज कोई विशेष अरे कारण? विशेष प्रधानमंत्री से कब मिल देखिए एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ बात छुपा नहीं सकते। कुछ वक्त मुझे दो, मैं आपसे बात करूँ। मेरे को अपने घर पे तो जान दे, उसके बाद मैं बोलूँगा। तो ये थे थोड़ा सा चहकते हुए नारायण राणे। कह रहे थे कि दिल्ली एमपी हूं, दिल्ली तो आना ही होता है, कुछ होगा तो बताऊंगा। बॉडी लैंग्वेज का खेल होती है राजनीति, और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि लगता है फोन आ गया है। स्वागत करना चाहते हैं महेश वर्मा का, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस, नीचा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार, और बद्री नारायण आप डायरेक्टर हैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। नमस्कार आप सबका। एक एक करके सब लोगों से उनका विश्लेषण जाने। सबसे पहले तो वर्मा जी आपसे शुरू करते हैं। बीजेपी को एनडीए की याद आई, वो साफ दिख रहा है अभी जो प्रस्तावित नाम है, संभावित नाम है उनमें, लेकिन जदयू की नाराजगी को आप अभी भी ठीक से तोल नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि हमको अनुपात में सीटें मिलनी चाहिए, बर्थ मिलनी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। ऐसा होता है क्या वर्मा जी? इतना भी नादान प्रधानमंत्री नहीं, नादान की बात नहीं है संकेत जी। जो एक तौर तरीका है, प्रधानमंत्री का प्रोगेटिव है, वो तय करेंगे कि भाई हमें मंत्रिमंडल में किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। एनडीए के वो नेता है, बीजेपी के साथ वो एनडीए के भी नेता है। विचार विमर्श चलता है, राजनीतिक रूप से जो एक विचार विनिमय हुआ उसके तहत जो चीज तय हुआ, स्वाभाविक है कि अभी वो जो चीज है वो स्वरूप नहीं लिया होगा। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं समझा होगा, क्योंकि राजनीतिक मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिलना चाहिए कि नहीं? उनका ये कहना है कि 17 सांसद आपके, 16 उनके, तो आपके 5 अगर लोग मंत्री बन जाएं तो हमारे भी 4 बन जाएं। तो पहले ये तो डिसाइड हो कि जेडीयू को आना है। अभी तो जो उनके एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका जो है उन्होंने जो बात कही कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी तो उस बात को लेकर इस तरह के आकलन करना और इस तरह से विश्लेषण करना अभी जल्दीबाजी होगी मेरे हिसाब से। अब रही बात की और लोगों की कि भाई और लोग, मंत्रिमंडल विस्तार जो है ये तो पहले से प्रस्तावित तो था ही, काफी लंबे टाइम से लग भी रहा था कि भाई ये हमारी जरूरत है, और इसको 2019 के बाद जो है ये था कि भाई हम 2020 में करेंगे, लेकिन चूंकि कोरोना काल की वजह से ये चीज आगे बढ़ता चला गया। बात सही है। अब सब हम और भी विस्तार से बात कर सकते हैं। मैं जेडीयू वाला सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये एक जरा ट्रबल चैप्टर तब भी था जब एक पद उनको दे दिया गया, और वो अब भी है। ये ऐसा क्यों है कि 2 साल बाद भी टेप वहीं अटका हुआ है? नहीं, ये तो देखिए, ये मैं अभी भी आपको कहूंगा कि ये एक अनुमान लगाने वाली बात हो सकती है। ये जो आकलन आप जो कह रहे हैं ना, इस चीज से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि आप ये कहें कि हमारे जदयू के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि आप ये ना समझ लें कि आरसीपी सिंह दिल्ली में हैं तो शपथ लेने के लिए आए हैं। वो यहां पर चर्चा के लिए आए हैं कि उनको जितने वो सांसद हैं उसके अनुपात में उनको मंत्री पद भी मिले। हाँ, तो वो राजनीतिक रूप से, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि राजनीतिक रूप से ऐसा करना ये कोई मतलब बुरी बात थोड़ी है। नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो पाएंगे ही नहीं, जैसे 2019 में नहीं पाए, तो फिर इसका फर्क पड़ सकता है क्या अलायंस पर? अभय दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। नहीं, इस तरह की कोई भी चीज को जो है, ठीक है, अभय इस तरह का अगर अलायंस की बात होती है 2 साल से हमारे साथ हैं,
बिना हाँ। मंत्रिमंडल में शामिल हुए जदयू हमारे साथ है, हमारे साथ समर्थन कर रहा है, हमारे हर चीज को वो आगे लेके बढ़ रहे हैं, हम हमारे हर एक एजेंडा से सहमत हैं। तो ठीक है। ये चीज तो अभी बहुत अर्ली होगा किसी तरह से ठीक है, ठीक कोई है। बात दुबे जी, कहना। दुबे जी का विश्लेषण। संकेत जी, आपने जो कुछ दिखाया उससे साफ संकेत हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार की अपेक्षा ये सत्ता की भूख का विस्तार दिखाई देता है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र का सौदा हुआ है उसका प्रतिफल अपेक्षित था, वो सिंधिया जी को दिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में मोदी जी बुरी तरह हारे तो वह हार की हताशा से उबरने के लिए कुछ पद देने होंगे। उत्तर प्रदेश का हाल सबने देखा है, निषाद पार्टी अपना दल सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और बीते दिनों योगी ने तो फोन उठाना तक मोदी जी का बंद कर दिया था, सारे सोशल साइट से मोदी जी के फोटो हटा दिए क्योंकि मोदी जी वहां AK शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे। आपने कहा कि ये धार दे पाएंगे क्या नए मंत्री? अगर धार देने का या परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात होती तो सबसे पहले ये पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटाते जिन्होंने इस महंगाई की आग में देश को झोंक दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को हटाते। 59 इयर्स की क्रेडिट ग्रोथ सबसे निचले स्तर पर है, बेरोजगारी भीषणतम स्तर पर पहुंच गई। रक्षा मंत्री को हटाते कि चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा हुआ है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रश्न नहीं है, ये तो बस सत्ता की भूख को मिटाने का काम है, कोई गवर्नेंस से इनका सरोकार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले हटाते जिसने महामारी की विभीषिका में झोंक दिया, ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की, तिल तिल कर लोग मरते रहे। अच्छा, हमने क्योंकि देखा इतनी सारी मां बातें नहीं, बोलनी जो ये नहीं सवाल है। आपने वर्मा जी, इससे पहले कि तू मैं और नोकझोंक शुरू हो, मैं बाकी लोगों के पास जो बहुत ही पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं उनका बयान ले लेते हैं, उनका जो मत है उसको दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप बोल लीजिएगा। ये मेरी फिर गारंटी। उसके बाद तू मैं कराइएगा। जी, बिल्कुल पूरा मौका आपको दिया जाएगा। राहुल देव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप किस तरीके से विश्लेषण करते हैं? मकसद क्या है इस प्रयास के पीछे? क्या वो मकसद हल हो सकता है? और दूसरी चीज, अगर आप जो सबसे बड़ा अब और बचा ही क्या है एनडीए में, जो सबसे बड़ा दल है घटक दल, वो है जेडीयू। अब अगर जेडीयू भी नाराज रहेगा तो इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अब मोदी जी को और अमित शाह जी को अपने साथियों की जरूरत एक बार नए तरीके से, नए सिरे से महसूस हुई होगी, विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद। तो पहले जो उनका एक भाव था या उनके मन में हो सकता रहा हो कि भाई हम अकेले ही काफी हैं सब जगह जीतने के लिए और हमें किसी की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो अब होगा। इसलिए अपने साथियों को एक बार फिर से करीब लाने और करीब रखने की जरूरत अब बहुत साफ है। दूसरी बात यह कि हर राज्य में, हर शासन में एक बीच में आके एक पुनरावलोकन होता है पिछले जो परफॉर्मेंस रहा है, और वो पिछले 1 महीने से अपने साथियों की परफॉर्मेंस की जांच भी करते रहे हैं। तो किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, क्या बदलाव करने हैं, आगे की क्या तैयारियां करनी है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहाँ के लिहाज से लोगों को लेना है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। 27-28 लोगों को लेने की गुंजाइश है उनके पास, तो काफ़ी गुंजाइश है, वो खूब सारे लोगों को ले सकते हैं। कई हितों की, वर्गों, जातियों, धर्मों की तो नहीं, वो तो उनके यहाँ पक्का ही होता है। तो कई दृष्टियों से जो कुछ गैप हैं उनको पूरा कर सकते हैं। और थावर चंद गहलोत के कारण एक बहुत साफ राज्यसभा में भी एक खाली जगह हो गई है, मंत्रिमंडल में भी हुई है और मध्य प्रदेश में भी हुई है। तो ये कई तरीके हैं, कई दृष्टियां हैं जिसके कारण ये विस्तार और बदलाव अब जरूरी है। तो अब उनका ध्यान ये होगा, जैसा हम देखते हैं कि चाहे वो राज्यपालों की नियुक्तियों का सवाल हो या मंत्रिमंडल का सवाल, तो हर सरकार में, हर शासन में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जातियों का, वर्गों का और क्षेत्रों का, ताकि उनमें एक संतुलन बना रहे। जेडीयू का मामला बहुत नाजुक है और मुझे लगता है कि इस बार केंद्र सरकार का या बीजेपी का रुख थोड़ा पहले से ज्यादा नर्म रहेगा। नीतीश नर्म रहेगा, क्यों? क्योंकि इस समय जैसे मैंने कहा कि उनको सहयोगियों की जरूरत है। नर्म शब्द पर, राहुल जी, नर्म शब्द पर मैं इसलिए चौंका क्योंकि भाजपा तो अब पूरे हक से कह सकती है कि भाई एक तो आपके विधायक कम, उसके ऊपर आप बने रहे मुख्यमंत्री, तो अब केंद्र में तो जो भी होना होगा रिप्रेजेंटेशन वो हमको तय कर लेने दीजिए। तो कायदे से तो और सख्त हो जाना चाहिए। हम अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं, वो जरूर कह सकती है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से राजनीति ऐसी सीधी अंकगणित से नहीं चलती। उसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाता है, उसमें भविष्य की जरूरतों का, भविष्य में आने वाली
स्थितियों की तैयारी का भी ध्यान रखा जाता है। और नीतीश कुमार एक बड़े, मैं समझता हूँ, अलग तरह के और विशिष्ट सहयोगी हैं, बीजेपी के रहे हैं, एक लंबा इतिहास है दोनों पार्टियों का साथ रहने का, तो उनको साथ रखना बीजेपी के हित में होगा। उनकी नाराजगी इस समय मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के दीर्घकालीन हितों का संवर्धन करेगी, यानी उनको रखेगी। इसलिए लचीलापन वो अपना सकते हैं, मेरे हिसाब से तो अपनाना चाहिए उनको। जी नीरजा जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक बार बद्री नारायण जी से मैं कुछ पूछना चाहता हूं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। बद्री नारायण जी, आपका क्या विश्लेषण है? आपको क्या लगता है कि क्या साबित करना चाहेंगे? देखिए, एक बात कही जाती है कि 5 राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं उनका पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व हो जाए, ऐसा होगा। उसके बाद फिर आज मैंने देखा एक बड़ी लंबी लिस्ट आई भाजपा सूत्रों के हवाले से, जब राज्यपाल बदले गए तो ये बताया गया भाजपा की तरफ से कि देखिए किस तरीके से जाति और धर्म को बहुत ही इक्वली रिप्रेजेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये वही पार्टी है जिसमें चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, घूम घूम के बोलते हैं कि हम जाति और धर्म के आधार पर और उसके हिसाब से लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने में विश्वास नहीं रखते, काम पर देने पर विश्वास रखते हैं। हाँ, देखिए, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक तरह से सोशल कम्युनिटी, सामाजिक समूहों का अलायंस से उभरी हुई शक्ति का एक तरह से प्रक्षेपण करता है। तो वो शक्ति के लिए आपको जरूरी है कि बहुत सारे समूहों को आप जोड़ें, और उन समूहों को जोड़ने का जो तरीका है वो रिप्रेजेंटेशन है। आप उसमें रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन बीजेपी को देना है, और देने का ये माकूल समय है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, और चुनाव है तो जाति और वर्गों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके आधार पे ही भारतीय समाज अपने को अभी भी इतनी आधुनिकता ने के बावजूद अभी भी भारतीय समाज उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसलिए वो तो कोई असहज बात नहीं है, वो तो करना ही है, और वो सबको करना है। ये डेमोक्रेसी की जरूरत है। डेमोक्रेसी आपको नारायण जी ये बताइए कि फिर जदयू कहाँ गलत है? अगर जदयू कह रहा है कि हमको ईबीसी और महादलित का भी प्रतिनिधित्व करना है, इस वजह से हमको ज्यादा सीटें दी जाएं। हाँ, मैं वहां तो भी तो वही करना चाह रहा हूं। संकेत जी, हाँ संकेत जी, बिल्कुल मैं वहां पे आता हूँ। पहले ये बताऊं कि ये जो जरूरत है, इस जरूरत के अनुसार बीजेपी को इस समय ऑल इंक्लूसिव, सबको जोड़ने वाले पार्टी के रूप में, यानी सबको मतलब दलों को और सामाजिक समूहों को, अपने सहयोगियों को, क्योंकि ये जो सहयोगी हैं वो जातीय जो भावना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अपना दल है तो वो एक तरह से कुर्मी और जो दूसरी जातियां हैं उनसे जुड़ी हुई, उनको रिप्रेजेंट करती है। काची, कुंजड़ा और ढेर सारी जातियां हैं उसमें। मौर्य के लिए अलग उनके पास नेता है। इसी तरह से निषाद पार्टी है या जो भी है, तो वो जातीय समूहों को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ये इस समय जो अभी हमारे कह रहे थे जो साथी कि राहुल देव जी, कि इस समय बीजेपी, मैं उनसे सहमत हूँ, एक बहुत ही लचीले फॉर्म में होकर के आएगी। अब जो कहा आपने कि कोई भी गलत नहीं है, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन की मांग कभी भी गलत नहीं होती, क्योंकि आपको अपने संगठन को चलाना है, उनमें जो बढ़ रही एस्पिरेशंस हैं उनको आपको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए आपने जो जिस दल के साथ आपका समन्वय है, इस दल के साथ आपका कोलैबोरेशन है, उससे आप जगह मांगेंगे अधिक से अधिक। और यही बीजेपी, और यहाँ पर लगता है कि ये सभी दलों का कंपल्सन है कि जातीय और जो सामाजिक एस्पिरेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करना। और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ऐसा बोलना कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ करके राजनीति करना चाहते हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। नहीं, उससे ऊपर उठना एक आदर्श होता है, एक मोरल जो कैनवस कॉस्मोस होता है पॉलिटिक्स का। हाँ। लेकिन पॉलिटिक्स आपको पता है बहुत प्रैग्मेटिक और बहुत प्रैक्टिकल चीज है। बिल्कुल। और उसमें वो ऊपर से एक नैरेटिव होती है, एक लक्ष्य होता है। मोदी जी की चाहत है कि समाज जातियों में, मतलब जैसे कि वो भाषण देते हैं कि जातियों के आधार पर ना निर्धारित हो, लेकिन जब जमीनी हकीकत आएगी तो आपको वही करना पड़ेगा। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो संदेश आया उससे साफ था कि गवर्नर के चयन में भी ये बात साफ साफ बताई जा रही थी कि देखिए ये फलाने समाज के हैं, वो ढिमकाने समाज के हैं, ये इस समुदाय के हैं, ये सारी चीजें हो रही थी। वर्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, इस सब पर आपको बोलने का मौका मिलेगा। एक बार हम नीरजा जी के पास चले जाएं।
मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि जो मुद्दा है ना, आपने जो शुरू में 3 मुद्दे गिनाए, उसके ऊपर अगर आपने बहस को अगर केंद्रित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी तो मुद्दा ही तो है। नहीं, ये भी वही चीज है। आप जदयू को लेकर अटके पड़े हैं, उससे बाहर निकलिए। जो 3 मुद्दे शुरू में आपने गिनाए, तो वो अनसेटल्ड मुद्दा ही वही है, उसके ऊपर बात करिए। अच्छा चलिए ठीक है, आइए दूसरे मुद्दे पे बात करें। नीरजा जी, ये जो चिराग के चाचा कुर्ता सिलवा रहे हैं बहुत उम्मीद पाले हुए, आपको क्या लगता है ये ठीक स्ट्रेटेजी होगी कि जिन्होंने लोजपा को तोड़ दिया उनको एक पद मिल जाए, और उसका क्या संदेश जाए? देखिए, उनको लगता है कि अब देखिए, चिराग पासवान को बहुत शानदार हाजीपुर में स्वागत हुआ है, रिस्पांस मिला है, तो ये तो इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखने लायक होगी कि यह निर्णय सही था कि नहीं, क्या उल्टा पड़ेगा कि नहीं। पर फिलहाल उनको लगा पार्टी के सांसदों को, चिराग पासवान को छोड़ के ले लिया जाए, और जो वो रिप्रेजेंट करते हैं पासवान कम्युनिटी को, जो रामविलास पासवान की लेगेसी थी, वो उसका फायदा उनको मिल सकता है। कुछ मनमुटाव हो गए थे चिराग पासवान के साथ। मैं 4-5 चीजें वेरी क्विकली कहना चाहूंगी आपसे कि ये एक मेजर स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज है, हाफ पे इनटू द टर्म। ये ऐसा नहीं कि इधर भर दो उधर भर दो, बहुत घंटे लगाए हैं भाजपा के नेतृत्व ने। ये गवर्नर के लेवल पे है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होगा, और ये कैबिनेट के लेवल पे होगा। और जो गोल है सामने है वो है 2022-2023 जहाँ चुनाव होने वाले हैं हिंदी आकलन के, और 2024 जो लोकसभा के लिए है। तो कहीं ना कहीं एलाइज को साथ लाना, पुराने एनडीए की तरफ बढ़ना। उसी राहुल ने कहा बंगाल की जो हार हुई है वो एक बहुत बड़ा संदेश गया है भाजपा के लिए। तो एलाइज को इकट्ठा करना, अनुप्रिया पटेल को ला रहे हैं, जनता दल यू के साथ प्रॉब्लम हो रही है। और एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, जनता दल यू अपने लिए बार्गेन ही नहीं कर रहा, हार्ड बार्गेनिंग ये नहीं कर रहा कि 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए। उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर रिवोल्ट हो जाएगा अगर आप 1-2 को देते हैं, तो उनकी भी अपनी समस्या है जिसको समझना पड़ेगा। दूसरा है कि जो स्टेट्स इलेक्शंस में जा रहे हैं, अब थावरचंद गहलोत को आपने भेज दिया, पुराने आरएसएस के जुड़े हुए हैं, अनुभवी आदमी हैं, आपने भेज दिया कर्नाटक को देखने के लिए। कर्नाटक जहां इलेक्शन नहीं है लेकिन उथल पुथल है, वो भी भाजपा के लिए बहुत अहमियत रखता है। पिल्ले को भेज दिया गोवा में, मिजोरम से गोवा में चुनाव है, तो वो एक इलेक्शन का कंसिडरेशन है गवर्नर के रूप में। लेकिन यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब जहां इलेक्शन तुरंत हो रहे हैं, वहां से लोगों को लाके एक सिग्नल दिया जाएगा। दूसरी चीज है, जिनको वायदे दिए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सोनोवाल, इनको वायदा किया गया था कि इनको लाया जाएगा, और वो वायदा निभाई भी हो रही है। और जो लोग अभी नहीं आए, अब रीटा बहुगुणा का नाम चल रहा है, जो लोग अभी नहीं आए हैं उनको भी एक इशारा होगा कि आपको अच्छी तरह से एडजस्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मल्टी सिग्नल रिशफल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कैबिनेट होने जा रहा है, और उसका पर्पस पॉलिटिकल है, परफॉर्मेंस नहीं है। आगे के चुनाव जो आ रहे हैं उनको मद्देनजर ये एक बड़ी बात बोली है कि परफॉर्मेंस शायद उतना बड़ा कारण ना हो इस रिशफल के पीछे, बट राजनीति हो। वर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं, आप इस विश्लेषण का किस तरीके से जवाब देंगे कि आप तो वो कुछ गेंदे हैं जिनको ऐसे जगल कर रहे हैं हाथ से, और राजनीति उसका मकसद है। देखिए, तंज कसने के लिए तो आपके पास शब्द बाण भी हैं, अभय जी के पास आलोचना भी है, और कुछ हमारे मित्र और भी विपक्षी मित्र हैं, उनके अभी आरोप भी लगेंगे कि इनको क्यों बनाया, इनको क्यों सोचा। अब ये राजनीतिक जो है सियासी जो बातें हैं, उनसे इतर जो है, जो आपने एक अपने बहस से पहले मुद्दों को सेट किया, उसको समझने की जरूरत है। राहुल देव जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी जो जरूरत थी मंत्रिमंडल की, जो हमारी कैपेसिटी थी, हम उससे कम पे काम कर रहे थे। हमारे पास हम 30 कम मंत्रियों पे अपना काम चला रहे थे।
वो भी सोचने की जरूरत है कि हम अगर कम संख्या पे कम वो खर्च जो है, मंत्री बढ़ते हैं तो खर्च भी देश का बढ़ता है। तो कहीं अगर इस सोच के साथ अगर हम बात कहेंगे और उसको कहीं समझेंगे तो ये हमारे लिए जो है एक चुनौती थी, एक चिंता का विषय भी था कि हम जो है जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये इसमें कहीं ऐसा ना हो कि जनहित के जो कार्य हैं या जो हमारे विकास कार्य हैं, एक एक मंत्रियों के साथ जो है 2-2 3-3 मंत्रालय हमने जो आवंटित किए हुए थे, तो ऐसा ना हो कि कल को उसके ऊपर कहीं वो प्रभावित हो रहा हो कार्य और हम आगे उसमें नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन फिर भी हमने कोरोना काल में जो अभी अभय दुबे जी ने कहा कि भाई इसको हटा दो, उसको हटा दो, अरे क्यों हटा दो? आप कह रहे हैं इसलिए हटा दो। आप देखिए तो सही, आप समझिए तो सही कि आपने क्या किया, आपके पास क्या है हटाने का, आपके पास आप होते कौन है? आप कुछ अगर किए होते इस देश के लिए, कांग्रेस पार्टी अगर कुछ ऐसा करके और कुछ कह रही होती तो लोगों को समझ नहीं आता। वर्मा जी ये तो अगर इस तरह से ये तो आप अलग ही एंगल पे ले गए कि मतलब ये कैबिनेट विस्तार भी इसलिए हो रहा है क्योंकि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो नहीं अभी आप नेहरू पे पहुंच जाएंगे। वो बोले तो पुण्य, हम बोले तो पाप। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? वो बोले तो अरे और हम बोले आप अपनी कैबिनेट का विस्तार करिए। एनडीटीवी का मतलब ये हो गया है क्या? मैं तो ये समझ रहा हूँ आपकी कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस की खामियां गिनाने की क्या मतलब? अच्छा, दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि हम बड़े कम मंत्री थे, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई मंत्री बनना ही नहीं चाहता। ये क्या तरीका है? आप उसके पीछे कोई लॉजिक निकाल के तो देखिए। नहीं, कोई तर्क दीजिए। तर्कहीन बात कहने का कोई मतलब नहीं होता है संकेत जी। आप तर्क के साथ कोई बात कहिए कि उसका कारण बताइए। यही तो आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, अरे आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सा मुख्यमंत्री, इनका पूछिए कौन कौन सा मुख्यमंत्री इनका इस्तीफा देगा? पेट्रोलियम जहां पे वैट बढ़ा के, जीएसटी बढ़ा के, दुबे जी का जवाब, ये कौन कौन से मुख्यमंत्री इनका इस्तीफा देगा? देखिए आपके मंत्री का बयान भूल गए। 2017 का ट्वीट देखिए, डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहा हूं। जब उनसे पूछा कि साहब क्या है ये, उन्होंने कहा जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ये सब प्राइस और दिन चर्चा करा लीजिएगा इनसे। आज इनसे ये पूछिए कि क्या इस देश की जरूरत नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार? नहीं, अब आप सुनिए, आपके समय पर आप बोलिएगा। देखिए जरूरत है या नहीं, ये पूछिए इनसे, इसका जवाब दीजिए। कमजोर अर्थव्यवस्था को कस नहीं पाए, आपको विश्वास है या नहीं? सुनिए ना, अब तंज कसे जाएंगे अगर आप अर्थव्यवस्था को कस नहीं सकते? बेरोजगारी की भीषण तंग आग में झोंकेंगे तो तंज कसे जाएंगे मेरे दोस्त। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 40 लाख दुबे जी, आप उग्रता के साथ अपनी बात को कहें, वो लाजमी है। को एक्सपोर्ट किया आपने, वैक्सीन की व्यवस्था समय रहते प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। 29 जनवरी को घोषित कर दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डायस पर कि विजय कर लीजिएगा ना। ये तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं ना। समय नेता तो उस वैक्सीन के लिए का विस्तार लगा के आप भी कह रहे थे। नहीं, उस वैक्सीन को लगवा के बढ़ाने से देश में तो एक प्रेरणा बने कि हाँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी वैक्सीन लगवा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। एक तो उदाहरण दीजिए जिससे देश को प्रेरणा मिल सके। प्रधानमंत्री जी का एक काम बताइए, मैं चुनौती देता हूं आपको। आपने सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए, 24 करोड़ लोगों को कहा था कि प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना के तहत हम मुफ्त में सिलेंडर बांट रहे हैं। कहां जल्दी से करेंगे जानते हैं आप? तो इसलिए व्यर्थ की बातें मत कीजिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सारे पैनलिस्ट ने कि आप सत्ता की भूख मिटा रहे हैं और सिर्फ जहां जिन राज्यों में चुनाव है। चलिए ये जो भविष्यवाणी करता हूं, ये जो जाते जाते सांकेतिक लड़ाई कर दी आप दोनों ने, उसके लिए आप दोनों का बहुत कृतज्ञ और आभारी। कांग्रेस ने एक नया डिफिनेशन जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। जाते जाते एक लड़ाई हो ही गई, कितना हमने चाहा इसको टाल दें लेकिन फिर भी हो गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सवाल इंडिया का।